तो पिछले क्लास में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिए थे। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तो कुछ सवाल भी किए थे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में किए थे। मतलब आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पीवाईक्यू करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई मेंस और मोटा मोटी जो भी क्वेश्चंस होंगे 2019 और 20 के होंगे जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। तो शुरू करें, पहला सवाल लिखिए। लिखिए, एक सवाल हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये सवाल रिपीटेड सवाल है, ये एक बार नीट में भी आया था 2016 या 17 में, नीट में भी आया हुआ है और इसका भी है। तो ये वाला सवाल लिख रहे हैं, नीट में शायद 2016-17 में भी हाल ही में रिपीट हुआ था और फिर वापस से इसमें पूछ दिया। लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with initial velocity v naught I cap plus v naught j cap, v naught I cap plus v naught j cap is in an electric field E is equals to minus E naught k cap, E is equals to minus E naught k cap. If lambda naught is its initial de Broglie wavelength, if lambda naught is its initial de Broglie wavelength, then find de Broglie wavelength at time t. Then find de Broglie wavelength at time t. और ये सवाल जो है 2020 के 8 जनवरी के जेई मेंस के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। करिए, 2-3 मिनट का समय आपके पास। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? h बाय p। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? h बाय p। ये फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होता है h बाय p और p क्या होता है? p है मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन देखो, वेवलेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ वेलोसिटी नहीं स्पीड लिखना होता है। यहाँ क्या लिखना होता है? स्पीड। तो जब आप इनिशियल वेवलेंथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? h बाय m इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड आपको पता है ये वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड निकल जाएगा √2v0। कितना होगा? √2v0। तो √2v0 ये पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए दूसरा इक्वेशन, आपसे पूछा फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, टी टाइम के बाद लैम्डा कितना होगा। तो टी टाइम के बाद लैम्डा कितना होगा? h बाय m v। टी टाइम के बाद का वेलोसिटी लिख देना है, बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है? q इंटू ई। q इंटू फोर्स होता है Q इंटू ई, और ये फोर्स किस पर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। ये सारी बातें किसके लिए दी गई है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
माइनस ई नॉट के कैप, ये हो जाएगा ई नॉट के कैप। ये क्या फोर्स, आप एक्सेलरेशन में निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो ई नॉट के कैप बाय एम। ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट, ई नॉट भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन क्या है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ऐसे मोशन के केस में हमारे पास इक्वेशंस होते हैं। क्या इक्वेशंस होते हैं? v is equals to u plus at, s is equals to, तो हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे? v is equals to u plus at, वेक्टर फॉर्म में सारा चीज। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो v नॉट i कैप प्लस v नॉट j कैप प्लस एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में और इनटू t कर देना है, तो e नॉट बाय m इनटू t k कैप। ठीक है, तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये होगा अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, तो 2 वी नॉट स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया? ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर टी स्क्वायर, यही होगा ना। इसको यहां रख दीजिए, फाइनल वेवलेंथ हो जाएगा h बाय मास टाइम्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी, एंड दैट इज अंडर रूट 2 v नॉट स्क्वायर प्लस e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर। और आपको ये लैम्डा जो है लैम्डा नॉट के फॉर्म में लिखना है, तो हम h बाय m को रिप्लेस कर सकते हैं। h बाय m को देखिए इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? h बाय m रख दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो रूट 2 लैम्डा नॉट v नॉट यहाँ रख दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू जगह h बाय m की जगह रूट 2 लैम्डा नॉट v नॉट बाय अंडर रूट 2 v नॉट स्क्वायर प्लस e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर। जनरली आंसर में ये रूट 2 v नॉट को इधर नीचे भेज देता है, तो देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऊपर अंडर रूट 2 v नॉट स्क्वायर प्लस e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर। और जो यहाँ रूट 2 v नॉट है उसको यहाँ डिवाइड में रूट 2 v नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डिवाइड में लिखने पर भी ये ऊपर ही जाएगा, और जब ये इसके साथ डिवाइड में है तो हम इसको रूट के अंदर भेज देते हैं। इसको हम लोग पूरा अंडर रूट 2 v नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर पूरे में रूट लिखेंगे तो अंदर भेज दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू बनेगा लैम्डा नॉट बाय अंडर रूट, ये 2 v नॉट स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 v नॉट स्क्वायर यहीं इसके पास लग जाएगा, e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा नॉट बाय 1 प्लस e स्क्वायर t स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर है सब जगह, वो ई के जगह क्या है? ई नॉट है, ध्यान रखिए सब जगह ई नॉट। तो फिजिक्स तो बस 2 लाइन था, बाकी इसके बाद तो मैथमेटिक्स सही से आपको लिखने आना चाहिए। इस सवाल समझ में आया? कौन सा पॉइंट बताओ? लैम्डा नॉट निकाले h बाय mv, तो m रूट 2 v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी था रूट 2 v नॉट। फिर आगे फिर फाइनल वेलोसिटी निकाले, फाइनल वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इनटू t, इनिशियल वेलोसिटी लिखे प्लस एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स इन बाय मास। फोर्स कैसे निकालें? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक, वो रख दिए, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई, वो पुट कर दिए, फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई। अब ये जो फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसको इनिशियल के टर्म में लिखना, तो h बाय m को रिप्लेस कर दिया। फिर वो रूट 2 v नॉट ऊपर में था, उसको नीचे डिवाइड में लिखना था, तो लिख दिया नीचे डिवाइड। अरे भाई ये तो ऐसे लिख ही सकते था, AB बाय C है, दिस इज नथिंग बट A अपॉन C बाय B, ये B को आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो भाई A डिवाइडेड बाय C बाय B, A इनटू B बाय C होता है ना, AB बाय C को ऐसा नहीं लिख सकते, AB बाय C को ऐसा नहीं लिख सकते। ये जो B यहाँ लिखा हुआ है उसको C के साथ नीचे डिवाइड भी लिख सकते हैं।
बेसिक फंक्शन का, सॉरी फ्रैक्शन का बात। चलिए अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए। अ 2 मिलीवॉट, 2 मिलीवॉट, स्मॉल m का मतलब क्या होता है मिली, और w का मतलब वॉट, मतलब पावर दिया हुआ है। मिलीवॉट, वॉट किसका यूनिट होता है पावर का। कैपिटल M लिखा रहे तो उसका मतलब होता है मेगा, और कैपिटल K का मतलब किलो। तो 2 मिलीवॉट लेजर operates at wavelength 500 nanometer, operates at wavelength 500 nanometer. Find the number of photons, find the number of photons emitted per second, emitted per second. बताइए कितना फोटोन्स पर सेकंड इमिट होगा। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1.5 into 10 to the power 15, ऑप्शन बी 1.5 into 10 का पावर 16, ऑप्शन सी 2 into 10 का पावर 16, ऑप्शन डी 1 into 10 का पावर 16। निकालिए। ऐसे सवाल ना एनसीईआरटी में भी है, बिल्कुल हूबहू ऐसे सवाल, पावर कुछ और दिया होगा, वेवलेंथ कुछ और दिया होगा, हूबहू ऐसा सवाल एनसीईआरटी में। पहला ही सवाल शायद ऐसा ही है। लिखिए, देखिए ये सवाल आया था 2019 के 10 अप्रैल वाले जेईई मेंस के सेकंड शिफ्ट में। बताइए इसको। देखिए करते हैं सवाल। देखिए इसका तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए मैं डिराइव करके वापस से दिखा रहा हूं। देखिए अगर एक फोटोन है, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो उसका एनर्जी कितना होगा एक फोटोन का hc/λ। अगर n फोटोन्स है तो n मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एनर्जी। और पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम, तो nhc/λ डिवाइडेड बाय t, एनर्जी बाय टाइम। और n बाय t को क्या कहेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। और इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, बाकी सब चीज को इधर भेज दीजिए। पावर हो गया कैपिटल P लैम्डा बाय hc, सब वैल्यू लिख दीजिए खाली। पावर कितना लिखना है 2 मिलीवॉट, मतलब 2 into 10 to the power -3 वॉट। लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, मतलब 500 गुना 10 का पावर -9 बाय h कितना है 6.6 into 10 to the power -34 into c कितना है 3 into 10 to the power 8। सिर्फ पहले 10 का पावर का कैलकुलेशन सही से कर लीजिए। देखिए 10 का पावर 8 into 10 का पावर -34, 10 का पावर -26 होगा, 10 का पावर -26 होगा। और यहाँ 10 का पावर -12 है मल्टीप्लाई, देखो ये 10 का पावर -26 ऊपर गया तो +26, तो -12 + 26 तो 10 का पावर 14। 2 into 500 होगा 1000 बाय 6.6 into 3 20 into 10 का पावर 14। तो 20 से ये 1000 कटेगा 50 बार में, 50 गुना 10 का पावर 14, तो 5 into 10 का पावर 15। इतना फोटोन्स रिलीज हो, इतना फोटोन्स पर सेकंड। देखो कोई अरे अच्छा आंसर ऑप्शन गलत ही है, लिख दिया हम क्या, ऑप्शन हम सही लिखे हैं, इसमें यही लिख दिया था 21 का, हाँ बुक में भी यही आंसर में यही दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं था इसमें, ठीक है। इसमें तो लिख दिया कि ऑप्शन ए है 5 into 10 to the power 15, तो इसको हम 5 into 10 to the power 15 कर दें, ठीक है।
और ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको कि पावर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऐसे निकाल सकते हो, p लैम्डा बाय hc। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो उनको कम से कम लाना सीख जाइए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। अगला सवाल एक जगह और एक गलती वाला सवाल है, पहले वो लिखना है, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसको बता दीजिए, नहीं तो गलत सवाल में क्या होता है थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चे, तो लगता है करे ये चीज क्या है नहीं बन रहा इतना आसान सा चीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs से लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच ग्राफ दिया हुआ है। मैंने आपको इसका ग्राफ बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, याद है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, एक बार याद करिए। देखिए HF ये होता है इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स जो कि होता है EVS के बराबर। अगर आप इस इक्वेशन में E से डिवाइड कर दें तो H बाई E इंटू एफ माइनस फाई नॉट E इज इक्वल्स टू VS। हम लोग H बाई E तो कांस्टेंट है, इसको स्लोप कहेंगे, F x एक्सिस पे लिखा हुआ है तो mx हो गया, इसको C कहेंगे प्लस C इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस C। यहाँ y की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल है और x की जगह फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका y इंटरसेप्ट C होता है, y इंटरसेप्ट वो नेगेटिव होगा, और इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, h बाई E के बराबर होगा। और मैंने बताया था कि इसी फॉर्मूले से पहली बार प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इसी से कैलकुलेट किया गया था। तो आप इसे ग्राफ बना दीजिए, ये ऐसा ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 सितंबर 2020 के पहले शिफ्ट में था। ये ग्राफ दिया हुआ, यहीं से ग्राफ खाली दिया है, ग्राफ की शुरुआत यहां से हो रही है। तो मैं ग्राफ उतना ही पार्ट भी बता देता हूं, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही ग्राफ दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट गलती से 5 लिख दिया है, यहाँ पे 5.5, 0 होगा, इसको गलती से यहाँ दिखा दिया। मतलब जो क्वेश्चन शायद सही दिया हो गया होगा, लेकिन जो टाइपराइटर है उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ का पॉइंट है। 5 कहीं यहाँ का पॉइंट रहा होगा और अगला पॉइंट 6 कहीं यहाँ का रहा होगा। ये पॉइंट कितना है 5.5, 0। और आपसे पूछा है कि और कहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वोल्ट में है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 का पावर 14 हर्ट्ज में है। ठीक, तो पूछा है कि फाइंड वर्क फंक्शन, फाइंड वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही पूछा ना, फाइंड वर्क फंक्शन, हाँ, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन में वर्क फंक्शन नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट कोई और दिया होगा, एक से इसका दूसरा पॉइंट लिख लें 5 नंबर का। नहीं बस इतने से काम चल जाएगा। देखो इस सवाल को देखो बता देते रहे थोड़ा सा। इस ग्राफ को देखिए और मैं कहूं कि अगर इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये टर्म 0 हो गया, तो HF ही क्या हो जाएगा फाई नॉट हो जाएगा। बोलो, मतलब जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है उस समय जो HF होता है वही किसके बराबर होता है, फाई नॉट के बराबर। तो इस ग्राफ को देखिए और बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ 0 है। इस ग्राफ को देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो y एक्सिस पर है, तो y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस। इस पॉइंट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है 0, इस पॉइंट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है 0 है। तो इस टाइम पर जो वर्क फंक्शन होगा
वही कितना होगा एच एफ। तो इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितना है 5.5 इंटू 10⁻14 है ना जी। बोलो एट Vs इज इक्वल्स टू 0 फ्रीक्वेंसी इज 5.5 इंटू 10⁻14। ये 10⁻14 कैसे आ गया, ये एक्सेस पे दिया होगा। और जब Vs 0 होता है तब जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर होता है hf के बराबर होता है। h कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी कितना है 5.5 इंटू 10⁻14। ये जूल में आएगा, किस में आएगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 से 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए। 10⁻34 और 10⁻14 10⁻20 होगा और 10⁻19 ऊपर चला गया 10⁻10 बचेगा। 6.6 इंटू 5 कितना होगा 33 कितना होगा, और 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 36.3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पे 36.3 डिवाइड बाय 1.6 तो 16 दूनी 32 होता है। ये तो मल्टीप्लाई होकर 33.3 हुआ, एक दे दो तो 3.33 बाय 1.6 तो 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा तो 2.10 एक ऑप्शन है, तो वही आंसर हो जाएगा 2.10। ऑप्शन है हमारे पास 2.10, दूसरा ऑप्शन है 2.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तुक्का मत मारिए यहाँ पर क्योंकि बहुत कम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिवाइड करके देख लीजिए एक बार, बहुत सिंपल से डिवाइड करना। 3.33 में डिवाइड करना है 1.6 से, 3.33 में डिवाइड करना है 1 पॉइंट 100 नीचे 10 ऊपर, मतलब 333 में डिवाइड करना है हम लोग को 160 से, तो 2 बार में 320, 13 बचा रह गया, पॉइंट लगाए तो 130, 1 टाइम्स में हम तो सिर्फ 36.3 आया, सॉरी, ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 3.63 आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे तो ये हो जाएगा 430, तो 2 की 3 बार में नहीं जाएगा, नहीं 2 बार 320, तो ये हो गया 150, 1500, 7-8 बार के आसपास है ना, 16 8 28 से 16 44 9 बार में, तो 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ। क्या ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ माइनस करने में 11 होगा 1100 होगा, तो 16 85 16 96 16 ठीक है 2.27 बहुत ज्यादा 2.2 मिल गया तो उसके बाद का तो वही होगा ना 7 ही होना है, तो डी ऑप्शन। समझ गए, इसमें गलती क्या था समझ में आ गया, यहाँ पे 5 को यहाँ लिख दिया था, 5.5 को इधर लिख दिया था, वो खाली गलती था। और एक पॉइंट समझने वाला था कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है तब जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा उसी को क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट फोटोन। यहां तक तो मैथ्स फिजिक्स है, उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। लिखिए इसको जल्दी से, अगला सवाल लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन एज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है 10⁻³ cos 2πx by 5 into 10⁻⁷
माइनस 2 पाई इंटू 6 इंटू 10 का पावर 14 टी एक्स कैप न्यूटन पर कूलम। ये डरा रहा है खाली ये सब लिख करके, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन बाय दिस, फुल स्टॉप। दिस लाइट falls on a metal plate, falls on a metal plate, falls on a metal plate of work function 2 electron volt, of work function 2 electron volt. Find stopping potential, find stopping potential। और आगे ये भी लिखा है given energy in electron volt is equals to 12375 by lambda in angstrom। हम लोग 12400 लेते हैं ना, इसने 375 कह दिया। ये लेके बनाइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 2 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.72 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.48 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.48 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इक्वेशन होता है E नॉट साइन या कॉस कुछ भी ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस फॉर्म में। अगर माइनस के एक्स है, अगर प्लस के एक्स है तो वेव निगेटिव एक्स में जा रहा है, और अगर यहाँ माइनस हो तो पॉजिटिव है। इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। वेव किधर जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है कि टी के सामने वाला ओमेगा होता है, और ओमेगा किसको बोलते हैं 2 पाई एफ को, और एक्स के सामने वाला के होता है, और के किसको बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा को। ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और के को एंगुलर वेव नंबर कहते हैं, के को एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, मतलब Vs चाहिए, फाई नॉट दिया हुआ है, और E आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। E के लिए आपको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा कौन से वाले से मिलेगा K से, और K क्या होता है x का कोएफिशिएंट, ये रहा x का कोएफिशिएंट। और बड़ा अच्छा से देखिए लिखा भी है, K कितना है इस केस में 2 पाई बाय 5 इंटू 10 का पावर -7। देखो 2 पाई कट गया, लैम्डा हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक, अगर मैं 2 जीरो इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 500 गुना 10 का पावर 9, उसको नैनोमीटर कहते हैं। 1 जीरो और दे दो तो 5000 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। ये 5000 यहाँ रख दो तो एनर्जी निकल जाएगा 12375 बाय 5000। तो 5 से 1000 बार में कटा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 7 35, 25 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हो गया इंसिडेंट एनर्जी। और आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस केई मैक्स, और इस केई मैक्स को हम लोग EVS भी कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिटरमिनेंट। तो E दिया हुआ है 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EVS। E कटा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0.475 वोल्ट इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0.475। तो 475 मतलब 0.48। तो सी ऑप्शन सही है। इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं कि सब जगह से E क्या हो जाएगा, कट जाता है। इसको लिख लीजिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेशन मत छापो, कैलकुलेशन खुद से करो स्वीटी। कैलकुलेशन छाप रही है, जगह छोड़ दीजिए कैलकुलेशन के लिए, घर में करिए कैलकुलेशन आंसर लिख करके। कैलकुलेशन कृपया मॉडर्न फिजिक्स में ना छापे। क्वेश्चन लिखिए कैसे बन रहा है वो देखिए, खुद से सॉल्व करिए। कैलकुलेशन छापोगे तो एकदम वो हैंडीकैप जैसा हो जाओगे, इसके हाथ पैर नहीं होते ना, कितना बुरा जिंदगी होता है बेचारों का, भगवान कैसे चैलेंज देते हैं, वैसा हो जाओगे अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो। एग्जाम में कैलकुलेशन देख के भागने लगोगे, और मॉडर्न फिजिक्स कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर, ऐसा क्वेश्चन। इसी तरह कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी लिख लेते हैं। जो मैंने पिछला सवाल लिखा था वो 9 अप्रैल 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और जो मैं अभी सवाल लिखने जा रहा हूं वो 9 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में आया था। तो लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ लाइट वेव, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ लाइट वेव इज गिवन बाय B naught sin 3.14 into 10 का पावर 17 CT plus sin 6.28 into 10 का पावर 17 नहीं लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। सेवन CT फुल स्टॉप। आगे लिखता है, इफ द लाइट फॉल्स ऑन अ सिल्वर प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन, if light falls on a silver plate of work function 4.7 electron volt, 4.7 electron volt, then find maximum kinetic energy of photoelectrons, then find maximum kinetic energy of photoelectrons, and your options are option A 6.82 electron volt, option B 12.5 electron volt, option C 8.52 electron volt, and option D 7.72 इलेक्ट्रॉन। एक बात कहीं सुन लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसा ही क्वेश्चन होता है, और मैंने अभी आपको कहा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, T के सामने वाला क्वांटिटी क्या कहलाता है? ओमेगा। T के सामने वाला क्वांटिटी, यहां देखो यहां पर भी T है, तो ये भी ओमेगा हो गया, ओमेगा T लिखा हुआ है, इसको ओमेगा 1T कह देते हैं, और यहां भी है तो ये ओमेगा 2T लिखा हुआ है। मतलब इस वाले लाइट में दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ये, दूसरा ये। अब बताओ, अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा, तो उसके लिए जितना ज्यादा एनर्जी का लाइट आएगा उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, है ना? जितना ज्यादा एनर्जी का लाइट आएगा, वर्क फंक्शन तो सेम ही होता है। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, इसका बेल करवाना है, बेल अमाउंट है 20 रुपया। 100 रुपया है, 20 रुपया में कोई छोटा मोटा काम की होगी, किसी को एक थप्पड़ मार दी होगी, तो 20 रुपया बेल अमाउंट है। तो हम गए, 20 रुपया दिए, बेल हो गया, और 80 रुपया जो बाकी बचा इसको दे के जाओ समोसा कचौरी खा लो, ठीक? तो 80 रुपया लेके समोसा कचौरी खाएगी। अगर मेरे पास 200 रुपया हो और बेल अमाउंट तो फिक्स है 20 रुपया, तो 20 रुपया बेल में और कितना लेके समोसा कचौरी खाया जाएगा? 180। मतलब अगर इंसिडेंट एनर्जी आने वाला ज्यादा है तो निकलने वाला काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी और ये वाला फ्रीक्वेंसी में कौन सा फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिख रहा है? मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी हम लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या मिलेगा?
निकाल दीजिए। समझ गए? इसमें दो फ्रीक्वेंसीज है। कैसे पता चला दो फ्रीक्वेंसीज है? क्योंकि देखो टी के सामने दो टर्म लिखा हुआ है, इधर भी इधर भी। पक्का नोट कर लीजिए, मतलब निकालिए इसका आंसर। तो इसका आंसर निकालिए। हम लोग कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी लेंगे? ये वाला। तो ओमेगा कितना हो गया? 6.28 इंटू 10 का पावर 7 सी, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। 2 पाई 6.28 के बराबर होते हैं कट। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज, क्योंकि 10 का पावर 7 तो है ही, और सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7 10 की पावर 15। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आने वाला एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी होता है HF, H हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 15। ये जूल में आएगा क्योंकि सब SI सिस्टम में लिखा है। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो 1.6 से डिवाइड कर दीजिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर माइनस 19 होगा, और नीचे भी 10 की पावर माइनस 19 कटा। 1.6 से ये लगभग 4 बार में कट जाएगा, 16 चूंकि 64 होता है, तो 4.1 के आसपास आएगा सर। 1 आ रहा है क्या? 6.66 डिवाइड बाय 16 कर लीजिए, 16 चौकी 64, 2 पॉइंट लगाए 20, 16 कम 16 4 40, 16 दूनी 32, देखो 32 को हम 23 32 8 0 पूरा हार है, 16 50, 4.125, 4 पॉइंट, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दिया 15, 5 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 12.375 इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी हो गया, और एनर्जी किसके बराबर होता है? फाई नॉट प्लस के मैक्स के बराबर। तो के मैक्स निकालने के लिए फाई नॉट माइनस हो जाएगा इसमें, तो इसमें माइनस कर दो कितना? 4.700, तो 5 7 13 में 7 गया 6, और 11 में 4 गया 7, 7.675। अरे ऐसा फर्क कैसे आ रहा है? ये लगता है किसी और तरह से कैलकुलेट, 7.7 तो आ ही रहा है ना, मतलब डी ऑप्शन है सबसे पास, तो यही है 7.7। हम लोग तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए ना सब जगह, हम लोग एग्जैक्ट निकालिए, थोड़ा रफ में निकाला होगा। तो 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्वीटी निकालो आंसर, ऐसा ना होता है एक भी सवाल का आंसर नहीं निकालो, खाली छाप रहे हो तुम लोग। इतना आसान सा सवाल, खाली पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखिए, सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल, surface of certain metal, surface of certain metal is first illuminated by light of wavelength lambda 1, by light of wavelength lambda 1 is equals to 350 nanometer, is equals to 350 nanometer, and then by lambda 2 is equals to 540 nanometer. Full stop. It is found that the maximum speed, it is found that the maximum speed of photoelectron in two cases differ by a factor of 2, इसका क्या मतलब होता है differ by a factor of 2? मतलब उनका रेशियो 2 दिया हुआ है, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2। लेकिन रेशियो 2 है तो ऑब्वियस बात है कि जो बड़ा हुआ होगा या बाय छोटा,
है ना। ये नहीं दिया कि v max 1 by v max 2, जो भी बड़ा बाय छोटा का रेशियो कितना दिया हुआ है 2, फुल स्टॉप। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। और एक बात और लिखा है कि यूज E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो हम लोग एक्स्ट्रो वाला लिखते हैं ना, ये नैनोमीटर वाला बोल दिया। तो कुछ नहीं, एक जीरो दोनों ऊपर नीचे दोनों से हटा दिया। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन 1.8, बी है 2.5, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सबसे आंसर आना चाहिए। सी है 5.6 और डी है 1.4। देखिए जिस दिन लोगों का नहीं आया, पहले वेवलेंथ कितना है 350 नैनोमीटर, इसमें रख दीजिए। तो एनर्जी कितना हो जाएगा पहले केस का 1240 बाय 350। 4 बार में कट जा रहा है पूरा पूरा क्या? नहीं, 4 बार में नहीं कटा। कितना कट के आया 124 डिवाइडेड बाय 35, तो 35 तिया 105, 9 190 190, 35 5 जा 175, 15 150, 35 से 4 बार 5 20 7 12 140, मतलब 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आया है। ये इवन हो गया। और वर्क फंक्शन हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है वर्क फंक्शन ही हम लोग को। तो पहले केस का काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो ये होगा 3.54 माइनस 5 बोलो। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ m v max का स्क्वायर, तो उसे v1 स्क्वायर लिख दो पहले केस के लिए। इसका दूसरे केस के लिए एनर्जी निकालिए, E2 क्या लिखोगे 1240 बाय 540, 0 0 कटा 124 में आपको डिवाइड करना है 54 से, तो 2 बार में 108, 16 पॉइंट लगा 160, 3 बार में 7 के बाद 2 मेरा 1 5 से 15 नहीं जाएगा, 2 बार में फिर से 108, तो 52 हुआ, 520 9 बार में, तो 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये E2 आया। तो इस बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? Ke2 2.29 माइनस 5 नॉट, और किसके बराबर होगा? हाफ m v max 2 स्क्वायर। अब पहले ये बता दो कौन से केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? दोनों केस में 5 नॉट तो सेम ही है, इसमें ज्यादा एनर्जी आ रहा है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका स्पीड भी, और क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दिया हुआ है v1 by v2 दिया हुआ है, कितना 2। तो आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता सकते हो, कर लो, या इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। ये इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन हो गया 2, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 1 कितना लिखा हुआ है कि हाफ m v1 स्क्वायर, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा 3.54 माइनस 5 नॉट बोलो। और इक्वेशन 2 लिखा हुआ है हाफ m v2 स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा 2.29 माइनस 5 नॉट। हाफ m से हाफ m कट गया, ये हो जाएगा v1 by v2 का होल स्क्वायर। v1 by v2 2 है, तो v1 by v2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बोलो। तो ये इधर हो गया 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3.54 माइनस 5 नॉट इज इक्वल्स टू 2.29 इंटू 4, कितना हो जाएगा? तो चौक 36 के 6 में रहा 3, 4 दूनी 8, 3 11 के 1 रहा 1, 4 दूनी 8 9 माइनस 4 5, ये इधर गया, ये हो गया 3 5 नॉट 9.16 माइनस 3.54,
जिन लोग का नहीं आया मूर्खों देख लो, हम कितना अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप गलत कर रहे हैं, कोई माई बाप नहीं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन का, कोई आपको क्यों बनाए इंजीनियर? इतना सिंपल कैलकुलेशन अगर नहीं कर सकते तो आपके औकात के बाहर है इंजीनियरिंग, सीधा सीधा बात। अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो या तो इसे सुधार लीजिए अगर इंजीनियर बनना है तो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लेवल का कैलकुलेशन करना होता है इंजीनियरिंग में, और फिर वही बच्चे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके फेल करते हैं। 6 में 4 गया 2, 6, 5, ये 3 फाइ नॉट का वैल्यू हो जाएगा, फाइ नॉट हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दो तो 3 1 जा 3, तो 8 बार में 24, 1.87 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा फाइ नॉट और ये ऑप्शन है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस एटम्स के करेंगे। ये तो सारे क्वेश्चन किसके थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिकली थे। हम लोग कुछ क्वेश्चन एटम्स के करते हैं। तो पहला सवाल जो एटम का मैंने उठाया है वो 2020 2 सितंबर को पूछा गया है। लिखिए सवाल, इन अ हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम, किस एटम की बात हो रही है? तो जैसे ही आप हाइड्रोजन एटम सुने तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे Z का वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना है। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मतलब वो आपको सीरीज वगैरह याद होना चाहिए, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, रेडबर्ग फार्मूला वगैरह। इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम मतलब इनिशियल दिया हुआ है, फ्रॉम n+1 टू nth लेवल, मतलब फाइनल दिया हुआ है n+1 टू nth लेवल। If n is very larger than 1, n का वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, then the frequency of radiation emitted is proportional to and your options are option A 1 by n का पावर 4, ऑप्शन B 1 by n, ऑप्शन C 1 by n cube and option D 1 by n square। ट्राई करिए सब लोग। चलिए देखिए, तो आप कैसे सोचते इसको, कैसे सोचते? तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम में किसी भी लेवल का एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन आ रहा है बोला? यही पे कृपा रुकी हुई जो भी बोला। हम लोग लिखे थे हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर, और अगर Z हो तो इधर Z स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? Z स्क्वायर मल्टीप्लाई, हाँ Z स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए तो Z का वैल्यू 1 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर, किसी भी लेवल पे है। तो इस लेवल का एनर्जी कितना लिखोगे? बोलो। E1 अगर कहे तो n की जगह n+1 हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n+1 का स्क्वायर। बोलो। और इस लेवल का एनर्जी क्या लिखेंगे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर। और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज होता है HF, कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो कितना होगा? एनर्जी का डिफरेंस E2 माइनस E1, E2 माइनस, सॉरी उल्टा लिखिए, E1 माइनस E2 ना, E1 से E2 तक आया ना, E1 माइनस E2। ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी। तो E1 कितना है?
माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n+1 का स्क्वायर माइनस E2 कितना है माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर। उसको इधर ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा h इधर डिवाइड में आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कॉमन ले लीजिए बाय h, तो यहां बचा 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n+1 स्क्वायर। ठीक है, आप ये चीज रेडबर्ग फॉर्मूला से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, हम इतना आपको एनर्जी करके दिखाए, आप सेम चीज रेडबर्ग फॉर्मूला से भी लिख सकते थे। रेडबर्ग फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है RH इंटू 1 बाय n फाइनल का स्क्वायर जो कि यहाँ n स्क्वायर है माइनस 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, और वेवलेंथ कितना होता है c बाय फ्रीक्वेंसी, c बाय वेवलेंथ तो नीचे है तो c बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो ऊपर चला जाएगा RH, बाकी यही टर्म वापस से रिपीट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आगे से ऐसे भी याद रख सकते हैं CRH इनटू दिस n फाइनल माइनस। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो C इंटू RH खाली हो जाता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट, तो इसको हम लोग C इंटू RH भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, C इंटू RH ही होता है। ठीक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय प्लैंक्स कांस्टेंट को C इंटू RH, तो यहां से रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आया है। हम लोग को कांस्टेंट से मतलब है, हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी बताना है। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये n स्क्वायर और यहाँ n+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, n+1 माइनस n 1 बचेगा तो 1 नहीं लिख रहे भाई, नीचे n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जो है बहुत छोटा है n के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि n बहुत बड़ा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो n+1 को आप n लिख सकते हो, तो यहां लिखा हुआ है n+1 तो उसको n समझ लीजिए, तो n+n कितना हो गया 2n, और नीचे भी ये n समझ लीजिए तो n स्क्वायर n का पावर 4, एक n कट जाएगा 1 बाय n क्यूब की प्रोपोर्शनल। इजी, आसान था ना। चलो अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखिए, ये सवाल है 7 जनवरी 2020 के जेईई मेंस का, और सवाल लिखिए, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the time period of revolution of electron in ground state of hydrogen atom, in ground state of hydrogen atom is 1.6 into 10 to the power minus 16 second, is 1.6 into 10 to the power minus 16 second. Then find frequency of revolution. Then find frequency of revolution in first excited state. First excited state of hydrogen atom. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है n इज z इज इक्वल्स टू, नहीं n इज इक्वल्स टू 2, z तो एटॉमिक नंबर होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5.6 into 10 का पावर 12 सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.6 into 10 का पावर 14 सेकंड इनवर्स, सी दिया हुआ है 7.8 into 10 का पावर 14 सेकंड इनवर्स, और डी दिया हुआ है 6.2 into 10 का पावर 15 सेकंड इनवर्स। देखिए मुझे पक्का पता है कि आप ये
फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, सब भूल जाते होंगे, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भूलना अलाउड है, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन भूलने के साथ साथ उसको रिकॉल करना आपको याद होना चाहिए कि कैसे हम इसे वापस लाएंगे। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, देखिए हम कैसे याद रखते हैं, ध्यान से गौर करिएगा। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी और रेडियस याद रखते हैं। वेलोसिटी होता है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये किस पे डिपेंड करता है, n/z। उल्टा बोल दिए, z/n पे। किस पे डिपेंड करता है, z/n पे। और जो रेडियस होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, n²/z। इस पे डिपेंड करता है। ये दो याद रखना, पीछे देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये दो इक्वेशन याद रखना है। अब इसके बाद अगर टाइम पीरियड पूछे तो आप टाइम पीरियड जानते हैं क्या होगा, 2πr/v, मतलब टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, r/v के। तो रेडियस में v से डिवाइड कर दीजिए, तो बाय z/n करेंगे तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n³/z²। ठीक है, और हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू तो 1 होगा, तो फॉर हाइड्रोजन z = 1। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब T1/T2 = क्या लिखेंगे आप, n1/n2 का क्यूब। तो पहले T1 मतलब पहला ऑर्बिट का, और T2 मतलब दूसरा ऑर्बिट का, तुमको दूसरा ऑर्बिट का ही चाहिए। तो T1 पहला ऑर्बिट का कितना है, 1.6 × 10⁻⁻16, और T2 ये हम लोग को निकालना है, = n1, वो तो 1 है, n2 वो तो 2 है, उसका क्यूब। ठीक, ये हो गया 1/8। और आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ध्यान दें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या बनेगा, 1/8 × 1.6 × 10⁻⁻16 = 1/T2। इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, f2। तो यही निकालना है हम लोग को। 10⁻16 ऊपर जाके 10⁻16 हो गया, उसे 10 × 10⁻15 लिख सकते हैं आप, है ना, बोलो। और ये हो जाएगा 16 8 28 से 12.8। एक 0 इसको और दे दो, यहाँ 14 हो जाएगा। तो 100 में 13 के आसपास से डिवाइड करना है, तो 13 × 7 = 91 होता है, 7 पॉइंट समथिंग × 10⁻14, तो 7.8 है ना। क्या सवाल की समझ में आया, पक्का। लिखिए, अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल सवाल आया था, एक थ्योरेटिकल सवाल 2020 के 8 जनवरी के फर्स्ट पेपर में था। सवाल लिखिए, द ग्राफ विच डिपिक्ट्स the result of Rutherford's alpha ray scattering experiment is, and your options are option A, ये ग्राफ है y और थीटा के बीच, पहला ग्राफ है ऐसा, दूसरा ग्राफ y और थीटा के बीच है ऐसा, C वाला ग्राफ है D ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ y क्या है, तो वो लिखा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल।
और थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ग्राफ तो ना आप बताए हैं ना कहीं बुक में देखे हैं, कैसे बनाया जाएगा। देखिए कई बार ग्राफ जो आपसे पूछे जाते हैं वो बेसिक फंडामेंटल्स पे पूछे जाते हैं कि आपको फंडामेंटल्स पता है कि नहीं पता है। जैसे रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट मिला था, आप याद करिए, अगर आपको पता है तो, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। क्या था, गोल्ड फॉइल लिया था और उससे अल्फा रे को पास कराया था। तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी कि पहला पॉइंट ये कहा था कि मैक्सिमम अल्फा रेज जो होता है वो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाते हैं, और ये बताता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। बहुत कुछ अल्फा रेज जो है उनका छोटा सा डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन होना ये बताता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, क्योंकि अल्फा रे भी न्यूक्लियस है। और 1 आउट ऑफ 20,000 जो है वो उसी पाथ में रिवर्स हो जाता है, मतलब इसका डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री होता है। और इसमें ना ये पॉइंट सब में पाई है, ये भी लिखा हुआ है, पाई मतलब 180 डिग्री। अब आपको किसके किसके बीच का ग्राफ बनाना है, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग और डिफ्लेक्शन के बीच का। तो देखो पहला ग्राफ स्टडी करिए। पहला ग्राफ क्या बता रहा है कि जब डिफ्लेक्शन बहुत कम है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन, तो ऐसे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, बहुत। ये बात सही है कि गलत है, सही है। बिना डिफ्लेक्शन वाले तो बहुत सारे अल्फा स्कैटरिंग होते हैं, ये सही है। फिर बता रहा है जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता है ऐसा पार्टिकल्स कम मिलता है, और पाई वाला तो बहुत कम होगा, सबसे कम होगा। ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है जितना हम लोग देखें। ये ग्राफ चलिए, ये ग्राफ भी सही लग रहा है, लेकिन ये ग्राफ लीनियर वेरिएशन दिखा रहा है, और लीनियर वेरिएशन के लिए हमें इक्वेशंस पता होना चाहिए। दूसरी बात, इस ग्राफ में एक और खामी है, ये बताता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगा, और यहाँ ही बता रहे कि बहुत ज्यादा होगा। तो इस ग्राफ को इसलिए भी हम लोग खारिज कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग को इन दोनों को चूज करना होगा तो हम इसको चूज करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो द इक्वेशन बिटवीन गामा एंड, मतलब सॉरी, वाई एंड थीटा। जब तक इक्वेशन नहीं पता हो तो हम कैसे कह सकते हैं कोई स्ट्रेट लाइन हो। इक्वेशन कुछ भी रैंडम सा रहा होगा तो कर्व तो जरूर रहा होगा, कोई ना कोई कर्व ही रहा होगा, इसलिए हम इसको खारिज कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये एसिम्पटोट्स बनेगा ना, बहुत ज्यादा जाते हैं ऊपर। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि डिफ्लेक्शन जीरो वाले कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, मतलब बिना कोई डिफ्लेक्शन वाले बहुत कम पार्टिकल होते हैं। फिर डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते जाता है, ये तो सरासर गलत है। मैक्सिमम पार्टिकल तो बिना डिफ्लेक्शन के ही पास करता है, तो जीरो डिफ्लेक्शन वाले कोई पार्टिकल नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? ये तो गलत है। ये भी वही बता रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाले जीरो पार्टिकल होते हैं, ये भी गलत है। अब आपको यही आ गया ना, ए और बी में चूज करना, तो किसे मोस्ट एप्रोप्रिएट लेंगे आप? ठीक है। अब इसमें लड़ाई नहीं करना है कि सर क्यों नहीं बी को लेंगे, कि पाकिस्तान ने कि उड़ाना ही हमको इसको। अरे भाई काम निकालना है ना, क्वेश्चन कई बार बनाने के लिए पूछ देता है। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड to ionize a hydrogen like ion इसको आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर रहा है। इज 9 रेडबर्ग, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट के 9 गुना है। फुल स्टॉप। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन? emitted when the electron in this ion jumps from second excited state to ground state. Second excited state to ground state.
and your options are option A 8.6 nanometer, option B 24.2 nanometer, option C 11.4 nanometer, option D 35.8 nanometer. ट्राई करिए सब लोग। चलिए इसको समझ लीजिए। क्या है सवाल कि हाइड्रोजन लाइक आयन है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक आयन है और उसको आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है, उसके ग्राउंड स्टेट से उसको कितना एनर्जी चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = 1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसका एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और n का वैल्यू तो 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे दिया है। अच्छा, इसको आयोनाइज करना है तो एनर्जी है इसका, आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इतना ही पॉजिटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर, और ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 9 RH के बराबर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3, तो इसका एनर्जी कितना होगा। अगर मैं इसको E3 कहूं, इसका एनर्जी आप क्या लिखेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और n का वैल्यू 3 मतलब 9। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 3 से सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, कितना, E3 माइनस E1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताना, मतलब hc बाय लैम्डा के बराबर होगा, तो लैम्डा निकालना। तो करिए, E3 माइनस E1 करिए, E3 माइनस E1, E3 कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर बाय 9 माइनस E1 ये रहा माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। ठीक, इसमें कॉमन लीजिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर कॉमन हो गया, बोलो यहां क्या बचा, 1 माइनस 1 बाय 9, 8 बाय 9 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। एक लाइन सॉल्व कर दीजिए खाली। क्वेश्चन में ये दे दिया है आपको कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर, इसको क्या लिख दीजिए आप, 9 RH, तो इसको लिख देंगे हम लोग 9 RH का वैल्यू 10⁻7 होता है, बोलो 10⁻7 इंटू 8 बाय 9 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, और h होता है 6.6 इंटू 10⁻34, c होता है 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा, लैम्डा निकालना। तो जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, ये 9 से 9 कटा, और ये 10⁻7 से 10⁸ कटा, 10 का पावर, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो गया। ये रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ रेडबर्ग है, रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं, तो RH मत लिखिए इसको। रेडबर्ग मतलब कोई एक डेटा लिखा हुआ है, तो आंसर ही कैसे, हम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या, दिख तो नहीं कुछ, 9 रेडबर्ग ही दिखा था ना। तो ये ठीक लिखे थे, यहां तक ठीक लिखे थे,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 9R लिख देंगे। सब तो ठीक ही लिखे थे। R का वैल्यू 10 to the power 7 ही होता है। कहाँ गलती है फिर? अगर लैम्डा उससे पहले तो 1240 लेके उसको डिवाइड कर क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं वो भी ठीक है, उससे भी तो कर सकते, लेकिन इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ी दिख नहीं रहा मुझे। इसका वैल्यू 9R दिया हुआ है। अच्छा, ये जो R है ना, ये जो रेडबर्ग है इसका अलग मतलब मीनिंग है हमको लगता है। इसका अलग मीनिंग है, ये 9R का अलग मीनिंग है। देखो ये जो रेडबर्ग है इसका मीनिंग लिखा हुआ है पीछे। इस रेडबर्ग का मीनिंग होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसमें लिखा है कि जो रेडबर्ग होता है ना, रेडबर्ग है सिर्फ कहे, रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं, रेडबर्ग किसी गैस को आयोनाइज करने के लिए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही रेडबर्ग कहते हैं। तो आगे से याद रखना है, इसको RY से डिनोट किया है, इसको RY से डिनोट किया। तुम लोग आंसर बहुत भले निकाले लेकिन समझे नहीं सवाल को। यहाँ जो रेडबर्ग है इसका मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं है, क्या है? रेडबर्ग है, RY 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप समझ गए क्या गलती हो रहा है हम लोग से? तो ये गलती सुधारते हम लोग कहां से? ये RY है, ये क्या है? RY। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे? 9RY। तो 9 यहां से बिठा देंगे। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर को हम लोग क्या लिख दिए? 9RY इंटू 8/9 इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। H क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा। 9 से 9 कटा। RY रेडबर्ग कितने के बराबर होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अच्छा, हम लोग ये भी इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा कि हम लोग को ये तो पता चल ही गया, ये तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर क्या लिखोगे? 9 रेडबर्ग इंटू 8/9 इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। 9 9 कटा, 8 रेडबर्ग मतलब 8 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए HC को हम लोग ले देते हैं 12,000 मतलब 1240 बाय लैम्डा। किसमें? नैनोमीटर में, है ना? नैनोमीटर में आंसर चाहिए, तो लैम्डा हो जाएगा 1240। भाई इसको इधर भेज देंगे तो लैम्डा इधर, ये इधर। 8 6 43 का मेरा 4, 8 या 24 4 28 का मेरा 2 8 बाकी 2 10 10.88 10.88। तो लगभग 11 मान लेते हो तो 11 121 होता है, तो 11 पॉइंट समथिंग होगा, 11.4 11.4 है ना? तो देखो एक चीज तुम लोग को जानने मिला ना, आज हमको भी जानने मिला। रेडबर्ग का मतलब क्या होता है? रेडबर्ग का मतलब होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये एक पॉइंट इस क्वेश्चन से नोट करके रखिए, ठीक? तो तुम लोग कैसे आंसर पूरा दिए थे? मतलब किस दूसरे तरीके से बताओ कैसे? कांस्टेंट वाली इक्वेशन से हम लोग आते हैं। HC बाय लैम्डा लेके RH इक्वल्स टू 8/9 और उसे HC बाय लैम्डा को इक्वल्स 9RH करके फिर इधर में वैल्यू पूरा नहीं है 12.5 ना, मैं कुछ गलती करके तुम लोग पूरा दिए। लिखो ऐसे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है।